अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम का तसलसल ही है। आज आप इसका दूसरा हिस्सा देख रहे हैं जिसमें मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ियों ने मुल्की सियासत और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोग्राम के इस हिस्से में ये भी सवाल उठाएंगे कि मौशी महाज पर किसका दौर हुकूमत बेहतर रहा, इमरान खान के 3.5 साल या शहबाज शरीफ के 3.5 साल की हुकूमत। हमारे साथ गुज़िश्ता रोज़ का पैनल ही मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, अतर काज़मी साहब, गरीदा फारूकी साहब, मुनीफ फारूक साहब, इसार राना साहब और सैयद मुजम्मिल शाह साहब। तमाम मेहमानों का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहला सवाल जो अपने पैनलिस्ट से मैं करना चाहूँगा वो है जनाब, मशरिक़ वुस्ता के अंदर ख़ास तौर पर हमने जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बाद देखा, आपने हुर्मुज़ को जिस तरह बंद किया गया, इन हालात को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि ईद के बाद बजट में हुकूमत अवाम को किसी तरह का रिलीफ देने में कामयाब होगी? इसार राना साहब, सबसे पहले आप बताइएगा। रिलीफ जो रियासतें देती हैं ना, वो नीयतों के साथ देती हैं। अगर आपकी नीयत है रिलीफ देने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रिलीफ देने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपकी नीयत ही नहीं है तो आप कैसे रिलीफ देंगे? आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत का एक मिनिस्टर है या मुशीर है जो 30-35 लाख तनख्वाह ले रहा है, 4-5 गाड़ियां उसके नीचे हैं, कई 100 लीटर पेट्रोल उसे फ्री मिल रहा है, मुफ्त उसे बिजली मिल रही है, मुफ्त उसे गैस मिल रही है, और वो हंसते हुए कहता है कि जी पेट्रोल का तो असर अमीर आदमी को पड़ता है, गरीब को नहीं पड़ता। तुम एक दिन पूरा दिन जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर गुजारा करके दिखाओ और तुम्हारी तनख्वाह भी 30 से 40 हज़ार रुपये हो ना, तो तुम्हें लग पता जाएगा। रिलीफ कैसे दे सकते हैं? जो हुकूमत इतनी मजबूर हो कि वो इलेक्ट्रिक उस पर सब्सिडी देने के लिए IMF से पूछे कि सर इजाज़त है, हम दे सकते हैं, और वो कहें नहीं देनी और आप नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या रिलीफ देना है? हाँ, उन्होंने रिलीफ दिया है। देखें, जो बात उन्होंने की है मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। उन्होंने पिछले महीने बिजली के यूनिट पे 1 पैसा कह दिया, मैंने घंटा लगा है 1 पैसा कहते हुए 1 पैसा जो है उन्होंने रिलीफ दिया है। उसके बाद तो लहरें बहरें हो गई हैं। मंसूर साहब, आपको भी चाहिए कि इतना बड़ा आपको रिलीफ मिला है, आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं। इतने पैसे कौम को मिल गए, 1 पैसा जो है, 1 पैसा की रिलीफ तुम क्या जानो मंसूर बाबू कि क्या होता है। चले ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं? इसार राना साहब तो लगता है कि बिल्कुल भी नाउमीद है कि हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा। आप समझते हैं कि ईद के बाद ये जो महंगाई की वजह से परेशानियां हैं, तेल महंगा हो गया है, हुकूमत कुछ कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल मौजूदा हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है। मुझे तो खौफ है कि कीमतें और बढ़ेंगी और नए टैक्सेस लगेंगे जिससे हमें बुरी तरह मुतासर होना पड़ेगा। मुनीफ फारूक साहब, आपकी क्या राय है? बेसिकली क्या आप समझते हैं हुकूमत के पास मार्जिन ही नहीं है, या फिर मार्जिन है दे नहीं रही, या शायद ईद के बाद जो है वो बजट की आमद भी होगी, तो क्या आपके ख्याल में उसमें हुकूमत जो है वो इस महंगाई के तूफान को काउंटर करने के लिए आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी? देखिए, दबाव तो बहुत है हुकूमत के ऊपर कि आवाम को रिलीफ दे, और जो टारगेटेड सब्सिडी हैं वो भी हुकूमत को देनी पड़ेंगी। इन्होंने जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री किया, पंजाब में हुआ, वफाक में हुआ, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑल। लोगों को जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनके घर के मसाइल हैं। महंगी बिजली है और महंगा फ्यूल है, उस महंगे फ्यूल की वजह से और 10 तरह की चीज़ों में कीमत बढ़ चुकी है अशियाए खुर्दोनोश की। उनके लिए वो चैलेंज है। माजरत के साथ पाकिस्तान के अवाम फ़ख्र तो करते हैं और कर रहे हैं कि जो सफारती कामयाबियाँ मिली हैं, मिलिटरीली हमने बहुत कामयाबियाँ ली हैं, लेकिन उनका रोज़ का मसला, उनका रोज़ का मुआश है। उसमें विद दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट कि जहाँ आपने जिस तरह कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में एक सूरत हाल डेवलप हुई है, ग्लोबल इकॉनमीज़ हिट हो रही हैं, दुनिया की पावरफुल इकॉनमीज़ हीट महसूस कर रही हैं, तो हम तो हैं ही बड़ी स्ट्रगलिंग इकॉनमी। यहाँ मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो रिलीफ़ के मामलात हैं उसमें मुझे कुछ इस तरह की होप या उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब आपके पास हो गई बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या कुशन, तो आप लोगों को क्या स्प्रेड आउट करेंगे, क्या देंगे लोगों को? लिहाजा कोई फॉल्स होप तो हमें नहीं देनी चाहिए। अगेन, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए मुझे ये लगता है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और ना ही कोई रिलीफ ऐसा बड़ा जो आवाम को मिल सकेगा बदकिस्मती। तो ये कुशन की बात हुई ना कि बेसिकली ज़्यादा कुशन भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास कोई कुशन मौजूद है या जानबूझ के नहीं दे रही, या आपके ख्याल में वो कुछ कर सकती है ईद के बाद?
देखिए, हमने पहले भी देखा कि बजट जब बन रहा था और अभी भी बनने की सारे मराइल से गुजर रहा है, तो आईएमएफ की टीम यहाँ पे आके बैठी हुई है। आईएमएफ की टीम ने उनको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शायद हुकूमत उस तरह कोई रिलीफ ना दे सके, लेकिन उसकी वजह आबनाए हुरमज नहीं है, उसकी वजह मशरिक़ वुस्ता की जंग नहीं है। तासुर ये दिया जाता है कि जैसे इस जंग से पहले हम नॉर्वे थे या स्वीडन वाली यहाँ पे खुशहाली थी और हुकूमत जो है यहाँ पे स्कैंडिनेविया के तर्ज पे चल रही थी, ये सूरत हाल तो नहीं है। यहाँ पे पहले जिस किस्म की सूरत हाल थी वो आपके सामने है। पेट्रोल की कीमत में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना टैक्सेस में इजाफा हुआ है। पूरे खित्ते में आप देख लें, भारत ने 4 साल में 3 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है। इन्होंने इमरान खान के दौर में 150 रुपए से पेट्रोल लिया था, आज 400 रुपए से भी वो ऊपर है। तो ये सिर्फ अबनाए हुरमज का मसला नहीं है, बुनियादी तौर पे हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज थी ये उनका फेलियर है, जिसका नतीजा फिर आज आपको बिजली के बिलों में नजर आ रहा है, गैस के बिलों में नजर आ रहा है और पेट्रोल की कीमत में नजर आ रहा है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हुकूमत किसी भी मूड में है कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे इस बजट के नतीजे में। जब बजट के हवाले से ये सूरत हाल हो कि हुकूमत बताए कि जी 50 शर्तें आईएमएफ की आ गई हैं और ये भी उसमें शर्त है और वो भी शर्त है, तो ऐसे में ये तवक्को रखना कि इस बजट के नतीजे में हुकूमत को की जानिब से कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आम आदमी को, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 4 पैनलिस्ट जो हैं वो अब तक नाउमीद हैं गवर्नमेंट से कि वो कुछ कर सकती है। गरीदा फारूकी साहिबा, आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में हुकूमत के पास कोई ऐसा कुशन मौजूद है? आपके इस सवाल का मुख्तसर सा जवाब मैं दूंगी कि मुझे तो नज़र नहीं आता कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर सकती है या वो दे सकती है रिलीफ। हाँ, इस वक्त जैसे कि हम सुन रहे हैं कि ईरान अमेरिका मुआहिदा और वो सब कुछ मामलात, तो वो हो जाए तो उसके बाद कुछ छोटा मोटा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन बजट में आप ये एक तवक्को ना रखें कि कोई इनकलाबी किस्म का बजट, हालांकि शहबाज शरीफ साहब का ये चौथा या 5वां बजट है तो इन अ रो, तो वो इस हवाले से भी एक बड़े यूनिक वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं इस वक्त तक कि चौथा या 5वां बजट उनकी हुकूमत पेश करने जा रही है। लेकिन कोई भी बजट उनका कोई बहुत इनकलाबी, कोई बहुत बाकमाल किस्म का बजट नहीं है। इस दफ़ा तो मोहम्मद औरंगज़ेब को वैसे ही साइड लाइन पे कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बजट इसहाक डार साहब बनाएंगे, तो देखते हैं कि बजट कैसा है। इसहाक डार साहब का बजट के हवाले से अपना एक उनका अपना एक ट्रेडमार्क है, उनका अपना एक उनकी अपनी एक पहचान है। वो जिस किस्म का बजट बनाते हैं वो बैलेंस्ड बजट होता है, जो कि आपकी इकॉनमी को बैलेंस कर सकता है। इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि डार साहब भी आ जाएं तो वो भी कोई बहुत बेहतरीन किस्म का बजट नहीं दे सकेंगे। एक बैलेंस बजट ही दे दें तो वो बहुत बड़ी बात है। औरंगज़ेब साहब तो बिल्कुल नाकाम हो गए, इसलिए नवाज शरीफ ने उनको साइलेंट पे कर दिया कि चलें जी आप ज़रा परे हो जाएं, डार साहब जो है वो बजट बना के अब देंगे। तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, रिलीफ मिलने में भी कम अज़ कम 6 महीने तो लग जाएंगे। 6 महीनों के बाद आप सोचें कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो वापस उसी पर जाएंगी जो प्री वॉर सूरत हाल थी। ठीक, मुज़म्मिल साहब आपकी क्या राय है? क्या इसके बाद, जिस तरह गरीदा कह रही थी कि जंग के बाद जो है शायद किसी किस्म का कोई रिलीफ आ जाए और बजट के अंदर शायद कोई खुशखबरी आ जाए, लेकिन उसके अंदर भी बहुत अभी टाइम वो कह रही है 6 महीने लगेगा, है हुकूमत के पास आपके ख्याल में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे सके? देखिए, बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी टैक्स विड्रॉल के हवाले से भी हमने अभी रिसेंटली देखा है कि आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उनको माना है। फिर लेवी के हवाले से भी यही बात की जाती है। जो हैरान कुन चीज़ है वो ये है कि लोग अक्सर ये मिक्स करते हैं। लेवी जो है वो सेल्स टैक्स नहीं होता, सेल्स टैक्स जो है वो एनएफसी के अंडर आता है, जो बाद में जाके सूबों के ऊपर डिवाइड होना होता है। यानी कि मैंने अगर सेल्स टैक्स दे दिया पेट्रोल के ऊपर, तो कल को उसकी कुछ अमाउंट मेरे ऊपर लग सकती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बेसिस के ऊपर या वैसे एजुकेशन पे, हेल्थ के ऊपर, लेकिन लेवी जो है वो सीधा फेडरल बजट के अंदर चली जाती है और उसका बाद में आप जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते प्रोविंसेस को लेके। तो इसीलिए जो उसकी इन्फ्लेशन हुई रिसेंटली, फिर सेल्स टैक्स के ऊपर आप देख लें, फिर सोलर के ऊपर हमेशा से नज़र रहती है, पब्लिक प्रेशर आता है, फिर एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो इंटरनेशनली जो माहौल है वो बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑयल बिल है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम यूएई क्रूड के साथ पैक्ड हैं और उसकी प्राइस ब्रेंट से भी ऊपर होती है, हमें पता है। तीसरा ये है कि बेशक लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमारे शिप्स गुजर रहे हैं तो फिर यहाँ पर तेल क्यों महंगा हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि शिप्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, इशू ये है कि कॉस्ट क्या आ रही है उसकी। आपने एलएनजी के ऊपर बहुत से पावर प्लांट्स कर दिए, अब कतर ने एलएनजी जो है वो बनाना बंद कर दी, फिल वक्त वहाँ पर प्लांट्स शट डाउन पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आ गया, लोड शेडिंग भी हो गई। तो इसीलिए इस वॉर का रुकना नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकता अगर जंग मज़ीद चलती है, क्योंकि बाकी इकॉनमीज़ में कुछ ना कुछ कुशन होता है, या फिर उनके पास रिज़र्व्स पड़े होते हैं तेल के भी, या उनका जो करेंसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्होंने डेट पेमेंट नहीं करनी होती। हमने तो ये सभी करना है, तो इसीलिए हमारे पास वो कुशन नहीं है कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करते जाएँ। दैट्स वाई मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट भी इतनी ज़्यादा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि सस्टेन नहीं कर सकते इसको।
मैं अब ज़रा थोड़ा सा फोकस चेंज करना चाहूँगा और कुछ ज़रा सियासत के हवाले से बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनको लेकर जो वहाँ पे ऑप्टिक्स आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लग ये रहा है कि वही रीप्ले है जो 2024 के इलेक्शंस के अंदर जो है वो हुआ था। उनको बतौर एक सियासी जमात जो है वो तस्लीम नहीं किया गया और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत के अंदर वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, इस आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए जो सियासी स्पेस है वो जैसी है वैसी ही रहेगी या आपके ख्याल में इसके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी को इंतखाब लड़ने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। मैं बतौर डेमोक्रेट समझता हूँ कि इनके लिए सियासी स्पेस होनी चाहिए और यही ज़रूरत है पाकिस्तान में चलने वाले जमहूरी निज़ाम की। ठीक है, अच्छी बात है। एज ए डेमोक्रेट आपने अच्छी बात की। सार राना साहब, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे ही रहेगा या ये जो सियासी स्पेस है उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली भी आएगी? अच्छा देखें, ये तो बात तय है कि पीटीआई को गैर एलानिया कलअदम जमात कहा जा सकता है, क्योंकि इस रियासत में पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ना अदालतों से, ना इस सिस्टम से, ना किसी चीज़ से। ऐसे में वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी उनके साथ हो रहा है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि चले हमारी बात समझ आती है, लेकिन कश्मीर इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। उधर हमें ज़रा ये रखना चाहिए कि दुश्मन को उंगली उठाने का मौका ना मिले। बाकी 8 फरवरी को भी शेर के ऊपर जो है टमाटर आ गया था और तलवार के ऊपर जो है क्या कहते हैं भिंडी बैठ गई थी जाके, और उन्होंने घर के पांडों ने उन्हें हरा दिया था। आप ना माने, कश्मीर में भी ऐसा ही होना है कि आप उस जमात को रोक, जब आप इस तरह का काम करते हैं ना, किसी जमात को जमाती शनाख्त छीन लेते हैं, उसके निशान छीन, लोगों के अंदर उसके लिए हमदर्दी और पैदा होती है और उसके साथ कमिटेड होते हैं। अगर आपका मकसद यही है कि आपने पीटीआई को पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात बना दिया, उन्होंने नुकरे ला के आम आदमी के दिल में भी बैठ गया कि यार सारी दुनिया के मुकदमे इमरान खान पे ही बनने, इनके मुकदमे ऐसे 7 करोड़ भी अदालतें फ़ौरन फराम कर रही हैं, चौधरी शुगर मिल वाले ही, और जनाब अली क्या नाम है साफ पानी स्कैंडल के भी ख़त्म हो रहे हैं, फला भी हो रहे हैं। तो आम आदमी की हमदर्दियाँ उस शख्स के साथ हो जाती हैं जिसको उसे नज़र आ रहा था कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है। मुनीफ फारूक साहब, आपने सारे इस प्रोसेस को एवेल्युएट किया है 2024 से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक पॉलिटिकल स्पेस है। अब जो हमने देखा है कि जो 2 जगहों के ऊपर इलेक्शंस हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, वही सूरत हाल जो है वो 2024 वाली ही चल रही है। ऐसा ही चलता रहेगा पीटीआई के साथ या आपके ख्याल में कोई तब्दीली आ सकती है इनके लिए? देखिए, सियासी स्पेस तो नहीं है तहरीक इंसाफ के पास, और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त हालात, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, तहरीक इंसाफ के लिए ज़मीन उसी तरह तंग है जिस तरह 2024 के इंतखाबात से पहले थी और उसके बाद भी। तहरीक इंसाफ बहसीत जमात इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉर्नर कर दी गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज भी वो उनके MPA MNA साहिबान इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन निहायत एहतराम से बहुत से ऐसे हैं जो दूसरी साइड पे भी देखते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो मुलाकातें भी करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की सियासत से इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से डरते हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब एक टावरिंग फिगर है और एक पॉपुलर सियासी शख्सियत रहे हैं, तो अगर वो मुश्किल वक्त में उनकी पार्टी से अलहदा होंगे तो उनको सियासी नुकसान होगा। लेकिन एनवायरनमेंट को देख के तो यही लगता है कि जो बरहमी और दबाव और गुस्सा था वो इस निज़ाम के अंदर आज भी मौजूद है और उसमें सिरे से कोई तब्दीली नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई अच्छी नवीद नहीं है जमहूरी निज़ाम के लिए या सियासी माहौल के लिए। मुज़म्मिल साहब, आपकी क्या राय है इस सवाल से मुतल्लिक? देखिए, वहाँ मसला सबसे बड़ा वहाँ पर ये है, किसी भी पार्टी की हुकूमत आ जाए तारीखी एतबार से, तो वहाँ पर इक़्तिदार का इशू नहीं रहता, वहाँ इख्तियार का इशू रहता है। किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए वो सिर्फ़ एक अच्छी खबर होती है उस पार्टी के मेंबरान के लिए जो असम्बलीज़ में बैठे होते हैं। अदरवाइज़ हमने एहतजाज होते हुए देखे हैं गिलगित में भी, कश्मीर में भी, इन्हीं वजूहात की बिना पे कि वहाँ एक एलीट कैप्चर है, वहाँ पर छोटा सा तबका है, वही री इलेक्ट होकर वापस आ जाता है। स्पेशल सीटों के ऊपर भी वहाँ मैनिपुलेशन होती रहती है और हर जमात ने की है।
पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, तीनों की तारीख पढ़ लीजिए। इवन अलाइसेंस इतने मजाका खेज किस्म के बने हैं कि अक्सर जगह पर पीटीआई ने इत्तेहाद किया हुआ है पीएमएल पीपल्स पार्टी की तरह की पार्टियों के साथ। पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो कश्मीर और गिलगित के अंदर वो नज़रियाती सियासत नहीं होती जो बाकी सारे मुल्क में हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पता होता है कि यहाँ काम मैनिपुलेशन से ही चलना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी पार्टी की हुकूमत आ जाए, वहाँ पर मसला असल में इख्तियार का है, क्योंकि जो एक MNA की हैसियत है इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर या पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर, वो उस पूरी असम्बली से ज़्यादा है जो कश्मीर में या गिलगित में है। तो मसला असर ये है कि जब तक इख्तियार रीस्टोर नहीं होता उधर, और जेनवनली जो पब्लिक नुमाइंदगान है वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाते, तब तक मुझे लगता है फ्यूटाइल लाहासिल बहस है ये। फ्यूटाइल लाहासिल बहस है। मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू तो हमने। अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है सर? ये सिलसिला इसी तरह ही चलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ हैं या जो स्पेस स्क्वीज़ की गई है, ये सिलसिला आगे आने वाले चंद महीनों में, सालों में ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की वो सियासी जमात जिसकी सपोर्ट हर जगह पे है, गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलोचिस्तान तक हर जगह पे तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है। इस तरह की सियासी जमात तो जो वफाक को मजबूत करती है, क्योंकि एक वो वफाकी जमात है। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके साथ वही हो रहा है, इसी तरीके से कश्मीर में भी वही हो रहा है। वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके ऊपर एक पूरी कानूनी जो उसकी जो चीज़ें हैं, जो भी उसके लवाजमात हैं, वो पूरा शेयर करते हैं कि ये मामला था, ऐसा मामला था। असल मामला जो है वो आपके सवाल के अंदर भी अयां है कि तहरीक इंसाफ के लिए कितनी स्पेस है सिस्टम के अंदर। मसला ये है कि एक है सिस्टम और एक है वोटर। अगर आप वोटर को सिस्टम कहते हैं तो वहां पे तो तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी इतनी ज्यादा स्पेस है कि उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में इन हालात का सामना है। अगर उनका आज सियासत के अंदर कोई किरदार ना रह गया होता, अगर आज उनकी सपोर्ट कम हो गई होती, तो ये सूरत हाल शायद वहां पे ना होती। अब ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर कोई कानूनी मसाइल हो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ मैसिवली पॉपुलर है। आपने देख लिया, आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई जलसा हो या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आम आवाम का जो सेंटिमेंट हो, उसमें आपको एक बड़ा चंक वोटर्स का नजर आता है जो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है। तो शायद जो हुकूमत का सिस्टम है, जो जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत चलाई जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन अगर आज मुल्क में कहीं पे भी साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो आपको पीटीआई के अलावा शायद ही कोई और जमात नजर आए। आज आप देख लें महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्या वादे ये करके आए थे और इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। अब मईशत के हवाले से तो हमने डिटेल से बात की, रिलीफ के हवाले से भी बात की। अब ज़रा कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा और मैं एक कंपैरिजन करना चाहूँगा इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का। अगर शहबाज शरीफ साहब के वैसे तो 2024 में इलेक्शन हुए थे, लेकिन PDM 1 और PDM 2 इस पूरे अरसे को अगर हम ज्वाइन कर दें तो तकरीबन को 3.5 साल का अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है वो बन सकता है। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ये तकरीबन 3.5 साल और इमरान खान साहब की हुकूमत के ये 3.5 साल किस वज़ीर आज़म की, मुनीब साहब आपसे सबसे पहले सवाल, किस वज़ीर आज़म की कारकर्दगी आपकी नज़र में बेहतर रही? देखिए, बहसीत वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब स्टैंड आउट करते हैं, कंसिडरिंग कि वो उनको अंडरस्टैंडिंग जो है, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है और दीगर मामलात के अंदर, और उनका जो एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, तो वो तो शहबाज शरीफ साहब स्टैंड आउट करते हैं। सिफारती कामयाबियाँ जो मिली हैं इस हुकूमत को, वो भी उसका सहरा शहबाज शरीफ साहब शेयर करते हैं अलॉन्ग विद द फील्ड मार्शल, और ओवरऑल हालात ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक फ्रंट है उस पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बदकिस्मती से कोई इम्पैक्ट मुआशी तौर पर उस तरह से क्रिएट नहीं कर सकी। उसमें चैलेंजेस भी थे। शहबाज शरीफ साहब को PDM 1 में एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक नोज डाइव को अवॉइड किया, बैंकरप्सी को अवॉइड किया, बट देखिए दैट वाज देन। आज के हालात, जब आप तीसरे साल में चले जाते हैं अपनी हुकूमत के, तो आपको कुछ आवाम को देना होता है, वो ये हुकूमत नहीं दे पाई। इमरान खान साहब का 3 साल दौर, उसमें कोविड था, जो कि उनको प्लस पॉइंट है कि उन्होंने कोविड बहुत अच्छी हैंडलिंग की, बट बारिंग दैट इमरान खान साहब की हुकूमत भी ना कोई मेजर रिफॉर्म कर पाई, ना कोई तब्दीली कर पाई। तो मुआशी एतबार से तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतने बड़े झंडे इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी गाड़े। वो कहते हैं हमारा ग्रोथ रेट 6% था, बट जब आप मईशत को जो समझते हैं लोग, उनसे बात करें तो उनका व्यू मुख्तलिफ है। लिहाजा मुआशी तौर पर दोनों की कारकर्दगी वैसे ही है।
लेकिन डिप्लोमेटिकली मैं समझता हूँ और दीगर मामलात को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बेहतर परफॉर्म किया है। अच्छा, इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी क्या राय है दोनों में से, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के हुकूमतों का कंपैरिजन अगर किया जाए? आवाम से अगर ये सवाल किया जाए तो आवाम कहेंगे कि किसी की भी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, क्योंकि आवाम जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। सो मैं बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ कि मेरे लिए कोई बेहतरी नहीं हुई। इसार राना साहब, आपकी राय इस मुतल्लिक, किसका दौरे हुकूमत बेहतर है अभी तक? वैसे ईद है और अच्छा है आपने इतने मज़ेदार सवाल किए जिस पे मुझे हासा निकल जाए। ओ भाई, किथे मेर अली, किथे तेरी सना, मैं किसी जज्बातियत में नहीं कह रहा। पेट्रोल 180 अब 450, बिजली का यूनिट 17-18 रुपये अब 60-70 रुपये, डॉलर 180 अब 300 को टच कर रहा है। कौन सी चीज़ है जिसमें आपने 3.5 साल के अंदर इमरान खान के किए हुए काम को, पाकिस्तान में इस टाइम सबसे कम तारीख की इन्वेस्टमेंट आई हुई है। आप तो कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो अरब जो हैं वो ऊँट के ऊपर डॉलर और रियाल लेके बैठे दगड़ 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 पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में जनाब लहरें बहरें हो जाएंगी। आप तो कह रहे थे कि MQM तो कह रही थी कि इमरान खान का साथ हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि इसने महंगाई बहुत कर दी है। वो नन्ना बिलावल जो है वो वहाँ से निकलता था कराची से महंगाई मार्च करते हुए, फजलुर रहमान साहब महंगाई मार्च करते हुए, PDM के सारे खड़े होते थे। शहबाज साहब कहते थे अगर मैंने महंगाई ख़त्म ना की तो मैं यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा। तो इसका तो मुआवजा ही नहीं बनता भाई। ये तो पाकिस्तान के बदतरीन 3.5 साल 4 साल हैं। पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री एक तरफ कर दें और ये 3.5-4 साल एक तरफ कर दें तो ये पाकिस्तान के मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे जितने भी ई लग सकते हैं ना, उनके तौर पे ये सबसे बदतरीन साल हैं। गरीदा फारूकी साहिबा, इसार राना साहब की तो आपने गुफ्तगू भी सुनी, गुस्सा भी आपने सुना, आपकी क्या राय है कंपैरिजन अगर किया जाए इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमतों का? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि हम अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमत का मवासना करें तो इमरान खान की हुकूमत तो एक शुगल मेले की हुकूमत थी। वो तो एक सर्कस लगा हुआ था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल, कभी पिंकी का स्कैंडल, कभी गोही का स्कैंडल, कभी पाकपतन वाला स्कैंडल, कभी आटे का स्कैंडल, कभी गंदम का स्कैंडल, कभी पेट्रोल का स्कैंडल, कभी बुजदार का स्कैंडल, कभी कोई स्कैंडल, कभी जमाती स्कैंडल, कुछ ना कुछ वहाँ चल ही रहा होता था। फिर बीच में वो एक स्कैंडल वो आ गया था जो आजम सवाती का था, वो गाय वाला मामला इस्लामाबाद में। तो वो तो स्कैंडलों की हुकूमत थी। दैट गवर्नमेंट वाज अ स्कैंडल क्वीन और अ स्कैंडल किंग। उसका तो कोई मवासना नहीं किया जा सकता। अच्छा, मवासना भी आप कहाँ पर कर रहे हैं? क्या आप इकनॉमिक परफॉर्मेंस का कर रहे हैं? तो दोनों हुकूमतें मेरे नज़दीक बराबर हैं। दोनों आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। इमरान खान की हुकूमत भी नाकाम थी, ये हुकूमत भी कुछ कामयाब नहीं हो सके। हाँ, दूसरी परफॉर्मेंस, अगर आप मेचॉरिटी ऑफ द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मैटर्स, तो वो ज़ाहिर है आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत संजीदा और बहुत सीरियस और एक डेकोरम के साथ और जो एक तौर तरीका होता है इस्टेब्लिश, उसके साथ आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। और सबसे बढ़ के अगर आप खारजा महाज पे बात करें तो फिर तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। वहाँ पर तो वापस भेज दिया गया था अभिनंदन को, जहाज़ गिरा था, जहाज़ आपने मार गिराया, और जहाँ पर आपने भारत के ख़िलाफ़ जंग जीत ली। सो नो कंपैरिजन एट ऑल। और वहाँ तो कहा गया कि जी क्या हम भारत पे हमला कर दें, हम क्या करें। सो इतनी बेबसी दिखाई गई। और यहाँ पर तो आपने भारत से जंग जीत ली और उसके बाद से फिर आपकी मुसलसल कामयाबियों पर कामयाबियाँ हैं और पाकिस्तान का जो एक मकाम है, तो यहाँ पर तो देयर इज़ नॉट इवन अ कंपैरिजन एट ऑल। सो बहुत से मामलात में शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत से बहुत बेहतर है। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट, उस पर सवालात हैं। जैसे वो कैबिनेट भी लोगों को खुश करने के लिए बनाई गई थी, इस कैबिनेट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुश करने के लिए बनाए गए हैं। परफॉर्मेंस सिर्फ चंद एक मिनिस्टर्स ही दिखा रहे हैं, वहाँ पर तो कोई मिनिस्टर भी नहीं दिखा रहा था इमरान खान की हुकूमत में परफॉर्मेंस। यहाँ पर कम से कम चंद एक मिनिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस दिखा तो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। सो ये सूरत हाल है आपके सवाल का जवाब। ठीक है, मुज़म्मिल साहब, आपकी क्या राय है सर इस मुतालिक अगर ये कंपैरिजन किया जाए? देखिए, उसके बहुत से मयार हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पहली स्पेस तो 2018 से लेके अब तक जो मैंने देखा है, सबसे बुरी चीज़ ये हुई है कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस है या फिर जो पार्लिमानी स्पेस है वो ग्रेजुअली श्रिंक हुई है 18 से।
और ऑनवर्ड्स 2026 तक आप आ जाएं, हमने लेजिस्लेशंस भी इस तरह की देखी, 26वीं तरमीम देखी, अभी 27वीं के ऊपर ये कहा जा रहा है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर नज़र रखी हुई है। इसके अलावा नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बातें की जा रही हैं। 26वीं के ऊपर भी एहतजाज हुआ था, उसके बाद भी हुआ, 28वीं के ऊपर भी कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा। तो दोनों ही अदवार के अंदर जो एक नेगेटिव ओवरलैप मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो पॉलिटिकल स्पेस है सियासतदानों के लिए वो कम हुई। दूसरा, 27वीं तरमीम के बाद से हमें पता है कि जुडिशरी उस तरह से वो पिलर ऑफ द स्टेट की तरह फंक्शन नहीं कर सकती, बिकॉज आप अगर इतनी आसानी से जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इसका प्रेसिडेंट पहले तो इस नौयत का मौजूद नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो मैक्सिमम एक क्राइटेरिया हम कह सकते हैं वो ये है कि उस डिफ़ॉल्ट की बात जो कि रिपीटेडली बताई जाती थी कि इट्स ऑन द वर्ज, सिर्फ अब डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उसको अवॉइड करवा के उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। खान साहब की हुकूमत के अंदर ये है कि हाँ, फ़ॉरेन पॉलिसी का डिबैकल था वो अब जाकर रिपेयर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा, उनकी गवर्नमेंट के अंदर तो मेरा ये ख्याल है कि जो हाइब्रिडाइजेशन जितनी थी अब उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उस दौर की एक ये तारीफ़ ये हो सकती है कि जो उन्होंने बुनियाद रखी दोबारा से पाकिस्तान में, यानी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हाइब्रिडाइजेशन की, उसको इस सेटअप ने आके और जो है वो इंजेक्शन लगा दिया। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि दोनों के अपने कॉन्स हैं, लेकिन प्रोज जो हैं वो बहुत ही कम हैं। अच्छा, अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है? अगर ये 3.5 साल का एक मुआवजना किया जाए, कौन ज़्यादा नंबर लेकर गया? मंसूर साहब, आपने जो क्वेश्चन किया कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी और इमरान खान साहब की कारकर्दगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुआवजना किया जा सकता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 6% पे GDP था। कोरोना जैसी एक आलमी वबा आई थी और उसके नतीजे में जो पूरी दुनिया में तबाही हुई वो हमने देखा। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया, उस वक्त यही जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं ये कहते थे मुल्क बंद कर दो, मुल्क को बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, कोरोना फैल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उस दौर में हैंडल किया, बल्कि आपकी जो आउटपुट थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, दीगर इंडस्ट्री की, उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान को बहुत सारे बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स मिले। और इसी तरह आपने देखा कि जो सियासी स्पेस थी मुखालफिन के लिए वो बहुत ज्यादा थी। आज आप जो मर्जी कह लें, उस वक्त महंगाई मकाऊ मार्च भी होता था, उस वक्त दीगर मार्च भी होते थे, मौलाना आके धरना भी देते थे, उस वक्त जो है बहुत सारी और भी चीजें होती थी। आज वो सूरत हाल नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप इकोनॉमी के एतबार से देख लें, वो दौर जिसमें 150 रुपए पे आपको पेट्रोल मिलता था, वो दौर जिसके अंदर चीनी कितने की थी, आटा कितने का था, घी कितने का था, बिजली का यूनिट कितने का था, गैस का यूनिट कितने का था, एक भी ऐसी चीज आप बता दें जो इस हुकूमत ने आके सस्ती की हो जिससे आम बंदे को फायदा हुआ हो। हाँ, इन्होंने अगर कुछ किया है तो अपनी मराद में इजाफा किया है, अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है। आप इमरान खान के 3 साल के गैर मुल्की दौरे देखें और इनके आप 3 साल के गैर मुल्की दौरे देखें, इन्होंने उस पर कितना खर्च किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला। तो मेरे ख्याल में रेटरिक के तौर पे तो ये बड़े अच्छा लगता है कि जी कि वो उनके पास तजर्बाकारी नहीं थी और ये बड़े तजर्बाकार हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं वो आज जाके आप किसान से पूछ लें, आज जाके आप ताजर से पूछ लें। इस वक्त 50 साल की कम तरीन लोएस्ट सतह के ऊपर आपकी सरमायाकारी है। कभी एक वफ्द आ जाता है, कभी दूसरा वफ्द आ जाता है, कभी मिनरल्स की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बयानिया की हद तक तो नजर आ रहा है और आपको वो इश्तिहारात में तो नजर आ रहा है। जमीनी जो हकाइक हैं उसमें वाज़ेह तौर पे आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान का दौरे हुकूमत इनसे कई हजार दर्जे बेहतर था। अब चूंकि वैल्यूएशंस हो रही हैं तो ज़रा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी अब मैं एक वैल्यूएशन लेना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर और एक नए जोश वलवले के साथ जो है उन्होंने इस ओहदे को संभाला और उसके बाद बहुत से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी उन्होंने पंजाब के अंदर किए हैं और ज़ाहिर बात है उसकी तरवीज भी हो रही है, वो आप अक्सर देखते भी होंगे। गुड गवर्नेंस के ऊपर जो है वो आपके ख्याल में क्या पंजाब के अंदर, मुज़म्मिल साहब सबसे पहले आप बताइएगा, आपके ख्याल में पंजाब के अंदर वो एक नया मॉडल पेश कर सकें गुड गवर्नेंस के हवाले से पंजाब में? देखिए, उसमें बात यह है कि ऑप्टिक्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह है कि मंसूबों के ऐलानात करना या साफ़ सुथरा पंजाब या गांव में जाकर जो है ना वो क्लीननेस ड्राइव्स करवाना और ये सारी चीज़ें, तो ऑप्टिक्स तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू जज समबडी, क्योंकि पंजाब की तरह का सूबा जो 52% पाकिस्तान है, करोड़ों की आबादी है और मेरा ख्याल है कि 12वां या 13वां सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा अगर सिर्फ पंजाब को हम गिने दुनिया की पॉपुलेशन के लिहाज से। तो इसमें अगर कोई भी वज़ीर आला आता है तो 2 साल 3 साल, मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू जज। इसीलिए टेन्योर के ख़त्म होने के बाद ये बहस हो तो बेहतर है।
लेकिन फ़िल वक्त हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं जिस पे बहुत तनकीद भी होती है, CCD का एक मामला है जिसको कहा जाता है कि एक्स्ट्रा जुडिशल चीज़ें की जा रही हैं, दैट कुड बी अ ट्रबल मेकर फॉर हर। और इसके अलावा क्लीनिनेस ड्राइव्स करवाना, या जो लोग ऑप्टिक्स के तौर पे बसंत को सेलिब्रेट कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें करना, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला उनको दरपेश है बहुत बड़ा। और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितनी करप्शन पाकिस्तान के अंदर की जाती है, ये IMF की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला जो एंटिटी है पाकिस्तान में वो ब्यूरोक्रेसी ही है। तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस ब्यूरोक्रेसी को वो अकाउंटेबल ठहरा सकती हैं या नहीं। दैट वुड बी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ अ टेन्योर। इफ्तिखार साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में मरीम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस पे? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो क़यादत है इस वक्त एक ख़ातून के पास है, और वो ख़ातून अपनी मुमकिन कोशिश कर रही है कि सिस्टम में जो ख़राबी हैं उनको ख़त्म किया जाए और कुछ ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए जाएँ जिसका फ़ायदा बरास आवाम को। अब इसमें सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है। उनको ब्यूरोक्रेसी के किरदार को सामने रखते हुए जो उनकी पॉलिटिकल क़यादत है उनको भी वो उसी तरीके से मशावरत में शामिल करें जिस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी को मशावरत में शामिल करती हैं, तो फिर जो वो चाहती हैं एक बेहतर अच्छा पंजाब, तो शायद वो उसमें बेहतर नताइज हमें दे सकें। अच्छा, इसार राना साहब, मरीम नवाज साहिबा की अब तक की परफॉर्मेंस गुड गवर्नेंस के हवाले से क्या पंजाब में तब्दीली ला सकी? अच्छा जी, पहले तो आ जाएँ सियासी जो आपने कहा है, तो मंसूर साहब ये तो आप भी लाहौर में रहते हैं और मैं भी लाहौर में रहता हूँ। हमारी आंखों के सामने है कि अगर कोई बंदा ख्वाब में इमरान खान को सोच ले तो सुबह पुलिस पहुंच जाती है। 9 मई जिन्होंने किया मैं उनके साथ नहीं खड़ा। मैं बार बार यही कहता हूं कि 9 मई जिन्होंने भी किया उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए और आवाम के सामने शफाफियत से पहुंचना चाहिए। मेरे इदारों की तरफ कोई देखता है तो मैं उस शख्स से नफ़रत करता हूँ। लेकिन 9 मई के नाम पे पंजाब में जिस तरह लोगों के घरों में पुलिस ने घुस के तोड़ फोड़ की, जो तबाहियाँ फेरी, मैं इस बात को कहते हुए मुझे कोई आड़ नहीं कि 9 मई की आड़ में पंजाब के कितने लोग पुलिस वाले करोड़ोंपति हो गए। नहीं तो आप इसके ऊपर एक तहकीकात करवा लें। लोगों ने अपने घर बेच के गिरवी रख के अपने बच्चों को छुड़वाया। ये तो है आपका सियासी। अब आ जाए आप ये जो आपने उसका कहा, तो उसमें मुझे बताएं कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी, इससे ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा, कि अब दाता साहब के बाहर एक बच्ची मेन हॉल में गिरी और फिर उसके जो क्या नाम है बाप था उसे पुलिस पकड़ के ले गई, उसे छित्तर मारे वहाँ पे। उसके बाद आपके पंजाब के वुज़रा कहते रहे ये वाक़ई नहीं हुआ। उसके बाद ये साबित हो गया। उसके बाद मरीम साहिबा ने एक इजलास किया, उसमें वो सारे ब्यूरोक्रेट बुलाए, वो TV पे दिखाया गया। वो कहाँ है सारे? क्या मुल्क सूबा पदर हो गए? क्या नौकरियां खत्म हो गई उनकी? क्या अभी तक मुअत्तल बैठे? सारे तरक्कियां करके ऊपर बैठे हुए। और ये जो कहा जाता है ना फराह गोगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर बड़े पैसे लिए, आप थोड़ा सा वेट करें, आपको पता चलेगा कि फराह गोगी तो बड़ी मासूम छोनी काकी लगेगी आपको। अच्छा। अभी सिर्फ ये एक वो सुथरा पंजाब वाला आया है ना, ये तो अभी क्या कहते हैं ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आप पिक्चर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मुनीफ फारूक साहब, ये इसार राना साहब ने तो हमें डरा के रख दिया। आपकी क्या राय है मरीम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस पे अब तक? देखिए, जो ये पंजाब हुकूमत है मरीम नवाज शरीफ की, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो तब्दील नहीं हुआ। हाँ, सियासी इंटरफेरेंस की कमी हमें ज़रूर नज़र आई है वाज़ेह तौर पर, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर वही है। स्टाइल ऑफ गवर्नेंस मरीम नवाज शरीफ का आप ये कह सकते हैं कि वो ब्लेंड है मियाँ शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब का जो स्टाइल था। मरीम नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा सकता है कि शी इज़ इन अ रश बिकॉज शी वांट्स टू गेट थिंग्स डन। परसेप्शन उनकी हुकूमत का ये है कि वो काम करने आई हैं और वो उनकी एक बड़ी जिसे कहते हैं रिलेंटलेस परसूट है कि उन्होंने लोगों को गवर्नेंस देनी है, डिलीवर करना है, सब कुछ उनको प्रोवाइड करना है। और इनिशिएटिव्स के हवाले से भी उन्होंने लोगों को बहुत कुछ देने की एक कोशिश भी की है। मुतअद्दिद इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ओवरऑल वो एक परसेप्शन तो क्रिएट कर पाए हैं, लेकिन क्या ये तमाम मेहनत वोट में ट्रांसलेट होती है या नहीं, ये अभी हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर कोई लीज ऑफ लाइफ PMLN के लिए है
तो वो मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत है। अदरवाइज़ तो कुछ कोई ऐसी सेलेबल कमोडिटी PMLN के पास नहीं है बेचने के लिए अगले इंतखाबात में। अभी तक नहीं है। ठीक है, ठीक है। गरीदा फारूकी साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। मैं आपके इस सवाल का मंसूर अली खान साहब बहुत मुख्तसर सा जवाब देना चाहूँगी। मेरे नज़दीक मरीम नवाज़ एक कामयाब वज़ीर आला तब बनेंगी जब वो उन तबकात के हुकूक का ख्याल करेंगी जो वल्नरेबल हैं, जो कमज़ोर हैं। मेरे नज़दीक मरीम नवाज़ बतौर वज़ीर आला अभी एक मुकम्मल तौर पे एज़ आ वज़ीर आला का पैकेज कामयाब नहीं हूँ। अभी उनके करने के बहुत से काम बरकरार हैं। और मैं चूँकि मैं एक चीज़ आपके इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं चूँकि जानवरों के हकूक़ का बहुत ख्याल रखती हूँ, मरीम नवाज़ की हुकूमत में इन बेज़बानों के साथ, इन मज़लूमों के साथ जितना जुल्म हो रहा है, तो ये इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक है। और मरीम नवाज़ साहिबा इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत अच्छा किया था। उनके साथ सलमान सूफ़ी एक हुआ करते थे, बड़े अच्छे वो काम करने वाले बंदे हैं। तो उन्होंने जानवरों के हुकूक के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक अथॉरिटी भी बनाई थी, बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे थे अवेयरनेस का। सो मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि इन बेज़बानों की, इन मज़लूमों की, इन मासूम देखें वो जो मार्केट गिरा दी थी सारी की सारी, जहाँ पे परिंदे मार दिए, जानवर मार दिए। फिर इस वक्त पंजाब में जो है वो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको मारा जा रहा है। मतलब कुछ अकल इस्तेमाल करें, कुछ तो रहम करें। आपके मुखालिफिन आपके ख़िलाफ़ जिस जुल्म का या जबर का, या वो कहते हैं जी गोलियाँ मारते हैं या मार देते हैं, तो उस कम से कम बेरहमी का मुजाहरा, जो कि एक सियासी बयानिया है, लेकिन यहाँ पर तो उसका अमली मुजाहरा ना करें ना उस बेरहमी का। तो मरीम नवाज़ साहिबा को कम से कम और मैंने देखा उनका वो एक क्लिप चल रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि दरिया फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर उसका ज़िम्मेदार है, क़यामत के रोज़ उमर से सवाल होगा। तो आप वो चीज़ क्रिएट ना करें ना कि जैसे इमरान खान रियासत मदीना की बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन अमली तौर पर उसका ज़ीरो मुजाहरा था। तो इस तरह जब आप उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बड़ी मिसाल दे रहे हैं, इतनी बेमिसाल मिसाल, लेकिन आपके सामने जो है आपके पंजाब में, आपके सूबे में बेचारे कुत्तों को जिस तरह से मारा जा रहा है, तो ये खुदा के लिए कुछ रहम करें, कुछ दिल के अंदर रहम लाएं। और इन मासूमों, तो मैं मरीम नवाज़ को कामयाब वज़ीर आला मुकम्मल तब कहूँगी जब वो इन मासूमों का बेज़बान, इंसान तो अपनी ज़बान से बात कर लेती है ना, ये मासूम बेज़बान नहीं बता सकते, ये हम पे डिपेंड करता है। तो जब वो बेज़बानों का ख्याल करेंगे तब मैं कहूँगी कि हाँ ये कामयाब और बड़ी ज़बरदस्त वज़ीर आला है। ठीक है, यानी कि अभी उनका टेस्ट जो है वो अभी चल रहा है। अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है? मरीम नवाज़ साहिबा एज CM ला सकेंगी कोई बड़ी तब्दीली पंजाब में? देखिए मंसूर साहब, पहली बात तो ये है कि जो मरीम नवाज साहिबा का मैंडेट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब वो एक बहस है, ऑब्वियसली वो बहस तो अदालतों के अंदर तय होगी। दूसरी बात ये है कि अगेन ये एक बहुत बड़ा बयानिया और रेटरिक है कि गुड गवर्नेंस क्या है? आपने 7-8 महीने में 600-700 बंदा CCD के मुकाबलों में मार दिया, आलमी मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। आपने ये किया कि आपने पंजाब को अमीर दिखाने के लिए जो गरीब की हालत कर दी, पीरा फोर्स बना के जी यहाँ पे रेडी ना लगाओ, वहाँ पे वो ना लगाओ। किसान की जो हालत है, जो उस्मान बुज़दार का पंजाब था वो एक खुशहाल पंजाब था। किसान जो है 4,000 रुपए पे उसने गंदम बेची थी, पहली दफा आपको यहाँ पे खुशहाली नजर आ रही थी। आप जाके देखें, इस ईद पे देखें कि कितने कम जानवर बिके। पिछले साल जो ईद पे आप पंजाब के अंदर पता करवाएं कि कितने जानवर बिके थे और उससे पिछले साल कितने बिके थे और अब कितने बिक रहे हैं। तो यहाँ पे जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है ये इश्तिहारात की हद तक तो है, और वही बैन अल-क़वामी दौरे, अपने लिए जहाज खरीद लिया, जहाज के जरिए इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जापान का इतने दिन का दौरा, चाइना का इतने दिन का दौरा। इससे क्या हुआ है? आप मुझे एक महकमा ऐसा बता दें मंसूर साहब कि जिसमें आप समझते हैं कि पंजाब में बेहतरी आई है। क्या पुलिस बेहतर हो गई? क्या दीगर जो महकमे हैं वो बेहतर हो गई? सिर्फ सुथरा पंजाब जो है उसके एक शहर के अंदर जो मुबैना करप्शन हुई, जिसके ऊपर बाद में मुकदमा भी बना, वो 100 करोड़ रुपए की है। कूड़े के अंदर वो इतनी ज्यादा करप्शन हो गई। इसी तरीके से कहीं पे किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही। अभी पिछले दिनों वो आज़रबाईजान गई हुई थी और मेट्रो जो पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलती है उसके ड्राइवर और अमला वो एहतजाज कर रहे थे कि हमें तनख्वाही नहीं मिलती। तो ये कौन सी गुड गवर्नेंस है कि जिसमें जो है आम बंदे की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई? सफेद पेंट करवा देना, अच्छी बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर लगवा देना, ये तो किसी आमरीत में भी हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में जाएं आप, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता।
किम जोंग उन का, ठीक। उसकी जो बड़ी बड़ी ये तकरीब वो तकरीब, तो वो सारी तकारीब ही हमें नजर आ रही हैं। अगर किसी की नजर में ये गुड गवर्नेंस है तो वो हो सकती है। गुड गवर्नेंस तो वो है कि जब आम बंदे की जिंदगी बेहतर हो, आम बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाए। इसी तरीके से आपने हर दूसरे क्लिनिक का नाम तो अपने नाम पे रख दिया, लेकिन क्या वहां पे वो तिब्बी सहूलतें मिल रही हैं? तो ये इश्तिहारात की हद तक और एक बयानिया बनाने की कोशिश तो है। बाकी गुड गवर्नेंस पंजाब में कितनी है, मेरे ख्याल में अगर आप किसी दिन माइक लेके मंसूर साहब निकल जाए ना बाहर और पंजाब के 1-2 शहरों में घूम लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी गुड गवर्नेंस है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, बहुत शुक्रिया मेरे दीगर पैनलिस्ट गरीदा फारूकी साहिबा, मुनीफ फारूक साहब, इसार राना साहब, मुजम्मिल शाह साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये 2 पार्ट्स के ऊपर ये प्रोग्राम था जो आपने देखा, मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, ईद के बाद क्या कुछ हो सकता है, मौजूदा सेटअप जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। मेरे तमाम पैनलिस्ट ने इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल ईद का दिन है। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपने लिए और इस मुल्क के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।